हाय गाइस, मैं हूं आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सो आज की इस वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स। जो अभी मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट का जो मॉनसून सेशन हुआ है 10 डेज का, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट आई हैं, कुछ बिल्स आए हैं, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दो आई वॉज सपोज टू शूट दिस वीडियो अ वीक बिफोर, बट ड्यू टू माई हेल्थ कंडीशंस आई कुड नॉट डू सो स्टार्ट करते हैं ये डिस्कशन। बट बिफोर दैट, if you are new to this channel, do subscribe to this channel for more information and videos like this, and bell icon दबाइए ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहे। तो जो लेजिस्लेशंस हम देखने वाले हैं, जो बिल्स हम देखने वाले हैं अंडर कंसिडरेशन, आई हैव डिवाइडेड देम इनटू दीज ब्रॉड कैटेगरीज। फार्मर्स बिल हम डिस्कस करेंगे, लेबर कोड्स डिस्कस करेंगे, then some laws to regulate health structure have been provided that we are going to discuss। कोविड-19 के रिलेशन में जो कुछ भी लेजिस्लेशंस बिल्स आए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड कुछ मिसलेनियस बिल्स हैं जो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। नाउ फार्मर्स बिल्स जो हैं वो मैंने ऑलरेडी कवर करे थे इन माय सेपरेट वीडियो। जो डिटेल्ड वीडियो है उसका लिंक मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। बट ब्रीफली हम जो भी इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उन बिल्स के कवर करने के लिए, वो हम जल्दी से देख लेते हैं। सो द फर्स्ट वन इज फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। अब ये प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल है। तो इसमें बेसिकली गवर्नमेंट ने बोला है कि हम कॉम्पिटिटिव ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग चैनल्स बनाएंगे जहां से बैरियर फ्री ट्रेड हो सके, सेल एंड परचेज जो है फार्मर प्रोड्यूस का वो हो सके इंटर स्टेट, दो स्टेट्स के बीच में, या फिर इंट्रा स्टेट किसी स्टेट के अंडर ही, एंड दिस कैन हैपन आउटसाइड द फिजिकल प्रेमिसेस ऑफ द मार्केट्स जिसको हम मंडी भी कहते हैं, जो एपीएमसी रेगुलेटेड होती हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज जो हैं वो इन मंडीज की रेगुलेशन को देखती हैं। तो अब ये बिल कहता है कि जो भी ट्रेड है वो मार्केट्स के बियॉन्ड भी हो सकता है और इट कैन हैपन आउटसाइड द मंडी एज वेल। Now what does it permit? It permits electronic trading also for this purpose, कि जो शेड्यूल फार्मर प्रोड्यूस है उसको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड किया जा सके। जिस तरह से हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है, स्टॉक्स का ट्रेड होता है, तो उसी तरह से फार्मर का जो प्रोड्यूस है वो भी अब इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड हो सकेगा। देन फर्दर दूसरा जो बिल हमें देखना है वो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। सो जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं, अग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है जहाँ पे अग्रीमेंट हो रहा है बिटवीन द फार्मर एंड द बायर, एंड दे आर अग्रीइंग फॉर अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस जो है वो पहले से ही डिसाइड हो रहा है बिफोर द इवन द प्रोडक्शन ऑफ दैट फार्म प्रोड्यूस। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स एग्रीकल्चरल बिजनेस में ही अपने आप को एंगेज करेंगे, एंड जो रेम्यूनरेटिव प्राइसेस हैं वो पहले से डिसाइड हो जाएंगे इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। अब इसके लिए जो एक्ट ये कर रहा है वो क्या कर रहा है, एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बना रहा है टू प्रोवाइड ई रजिस्ट्री फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ दीज फार्मिंग अग्रीमेंट्स। ये जो भी अग्रीमेंट्स बनाए जाएंगे पार्टीज के बीच में, इसको पहले से ही रजिस्टर कराया जाएगा विद अ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। एंड ऑल्सो कंसीलिएशन एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट का जो मैकेनिज्म है वो भी इस्टेब्लिश किया गया है। कोर्ट्स को हटा के ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेमेडी जो यहाँ पर रखी गई है वो कंसीलिएशन की रखी गई है, और अगर कंसीलिएशन पॉसिबल नहीं है तो जो भी सब डिविजनल ऑफिसर है उसके पास केस जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिल जो अब एक्ट बन गया है विद रिस्पेक्ट टू द फार्मर्स इज असेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। सो ये सारे जो एक्ट्स हैं ये पहले बिल के फॉर्म में आए थे, एंड वंस दे वर अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज एंड द president provided their sanction to these bills, they turned into act। अब बिल को एक्ट में कैसे बनाया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे मेजॉरिटी होती है, क्या पैसेज होता है बिल का, इसके लिए मेरी एक सेपरेट वीडियो है ऑन बिल्स। यू कैन गो एंड वॉच द सेम। द लिंक ऑफ द सेम आई विल अटैच इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ दिस वीडियो। इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ है, ये पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कुछ फूड आइटम्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं और जो कमोडिटीज़ हैं उनको गवर्नमेंट जो है असेंशियल कमोडिटीज़ डिक्लेयर कर सकती है, और उनका जो प्रोडक्शन है, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब रेगुलेट कर सकती है इन सच अ मैनर दैट इट इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इट इज़ अवेलेबल एट फेयर प्राइसेस। तो अब इसके लिए गवर्नमेंट जो है सप्लाई रेगुलेट कर सकती है फूड आइटम्स की, बट इन
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस लाइक वॉर, फैमिन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज या नेचुरल कैलामिटी ऑफ ग्रेव नेचर। तो ये जो कमोडिटीज होती हैं जो असेंशियल नेचर की हैं, इनकी रेगुलेशन को लेके अब गवर्नमेंट तब इंटरफेयर करेगी जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस होगा एज दैट हैज बीन लिस्टेड हियर, अदरवाइज पीपल आर फ्री टू ट्रेड इन इट। नेक्स्ट अब देखते हैं लेबर कोड। अब लेबर लॉज जो हैं दे एग्जिस्ट थ्रू आउट वेरियस एक्ट्स दैट आर प्रेजेंट। अब लेबर कोड का क्या ऑब्जेक्टिव है कि सारे जो लेबर लॉज हैं उनको कलेक्ट करके एक सेपरेट कोड में डाला जा सके। तो अब जो हम पहला देख रहे हैं वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। अब यहाँ पर क्या हुआ है, इस कोड ने 13 सेंट्रल लेबर लॉज को रिपील किया है और स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया है कि वो किसी भी फैक्ट्रीज को इस कोड के प्रोविजन से हटा सके, एग्जेम्प्ट कर सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। अब इसमें क्या होगा कि वन रजिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट लाया गया है ताकि जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम को एक रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। फर्दर फैक्ट्रीज के रिस्पेक्ट में जो मिनिमम थ्रेशहोल्ड है उसको 20 कर दिया गया है जहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी या पावर को यूज़ करके, और 40 वर्कर्स कर दिया है जहाँ पर पावर की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक प्रोविजन आया है कॉमन लाइसेंस का जो सारी फैक्ट्री, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, बीड़ी एंड सिगार इस्टेब्लिशमेंट्स को अप्लाई होगा, एंड इट विल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल इंडिया लाइसेंस, जो लाइसेंस वैलिड रहेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years ताकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को इंगेज किया जा सके। मूविंग ऑन, कोड ने डिफाइन किया है इस्टेब्लिशमेंट को एज अ प्लेस जहाँ पर कोई भी हजार्डस एक्टिविटी कैरी आउट हो रही है रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स जो उस एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं। इसके अलावा कोड ये भी कहता है कि जो विमेन है उनको इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी इन ऑल एस्टैब्लिशमेंट्स, चाहे वो किसी भी टाइप का काम कर रहे हो। पहले विमेन को अलाउड नहीं होता था टू एम्प्लॉय देमसेल्व्स इन डेंजरस ऑपरेशंस, बट दिस कोड डज अवे विद दैट एंड दे हैव सेड that women can work between 7 p.m. to 6 a.m. but then the same has to be subject to the fact कि जहाँ पे भी वो ऐसा काम कर रहे हैं वहाँ पे कंडीशंस ऐसी हो कि सेफ्टी हो, हॉलीडे का प्रोविजन हो, वर्किंग आवर्स देखे जाए और उनका कंसेंट भी साथ में ऑब्टेन किया जाए। फर्दर द कोड मैंडेट्स कि सभी एम्प्लॉयर को अपॉइंटमेंट लेटर इशू करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ को ताकि एम्प्लॉयमेंट जो है वो फॉर्मलाइज हो सके, एंड इट ऑल्सो मैंडेट्स द गवर्नमेंट टू मेक अ डेटा ऑन इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स और उनके बेनिफिट्स को लिस्ट किया जा सके। नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड पे। ये कोड जो है वो 3 मेजर लॉज जो हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप को गवर्न करते हैं उसको कंसोलिडेट करके एक फॉर्म में इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में अमेलगमेट करता है। ट्रेड यूनियंस एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ये 3 मेजर लॉज थे जो अभी तक लेबर लॉ को गवर्न करते आ रहे थे इंडिया में। अब इन तीनों को मिला के इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में डाल दिया गया है। अब इसमें क्या हुआ है, कुछ डेफिनेशंस को एक्सपैंड किया गया है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन को एक्सपैंड किया गया है जिसमें अब डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट और टर्मिनेशन ऑफ वर्कर्स भी इंक्लूडेड होगा। एंड ऑल्सो डेफिनेशन ऑफ स्ट्राइक जो है उसको भी एक्सपैंड किया है। स्ट्राइक की डेफिनेशन में कंसर्टेड कैजुअल लीव, जो मिलके लोग साथ में कैजुअल लीव ले रहे हैं उसको एज अ पार्ट ऑफ स्ट्राइक ही माना जाएगा अब। देन फर्दर वर्कर्स जो है, वर्कर्स की डेफिनेशन को भी एक्सपैंड किया है और ये बोला है कि पर्सन्स जो सुपरवाइजरी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं जिनकी वेजेस अप टू 18,000 है, दे विल बी कंसिडर्ड एज वर्कर्स। फर्दर फिक्स टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है। देन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन वर्कर्स इन ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी। फर्दर थ्रेशहोल्ड लिमिट जो है फॉर फ्रेमिंग स्टैंडिंग ऑर्डर्स उसको इंक्रीज कर दिया है टू 300 और मोर। पहले ये लिमिट 100 हुआ करती। स्टैंडिंग ऑर्डर्स आर देयर इन रिस्पेक्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ वर्कर्स जो उन्हें फॉलो करने की जरूरत है। फर्दर स्ट्राइक और लॉकआउट्स को प्रोहिबिट किया गया है इन ऑल इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स अगर 14 डे नोटिस पहले से नहीं दिया गया है बिफोर द स्ट्राइक और लॉकआउट। फर्दर जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है बिफोर ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ या फिर क्लोजर उसको बढ़ा दिया गया है। रेफरेंस सिस्टम जो था डिस्प्यूट का कि डिस्प्यूट जो है वो रेफर करी जाएगी, उस सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया है
एंड उसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स को अब इस्टेब्लिश किया जाएगा इंस्टेड ऑफ जो मल्टीपल एडजुडिकेशन बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन एंड लेबर कोर्ट्स। इनको हटा के अब इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे ताकि एक प्रॉपर अथॉरिटी हो सके इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट्स। फर्दर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आया है। अब ये कोड क्या करता है, ये वो सारे लॉज को कंसोलिडेट करता है जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, जिनका गोल है कि एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मिले, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। Then certain terms exist like career center, aggregator, gig worker, platform holder, wage ceiling। तो इन सारी टर्म्स को अब डिफाइन कर दिया गया है अंडर दिस कोड। वेरियस सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को भी कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस कोड। Further, it mandates that central government frames a scheme of welfare in respect of life and disability cover, हेल्थ एंड मटर्निटी बेनिफिट्स, ओल्ड एज प्रोटेक्शन, एजुकेशन या फिर कोई और बेनिफिट जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला गया है टू फ्रेम स्कीम्स फॉर ऑल द एम्प्लॉयज इन रिलेशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट, हाउसिंग, एजुकेशनल स्कीम फॉर चिल्ड्रन, स्किल अपग्रेडेशन, फ्यूनरल असिस्टेंस एंड ओल्ड एज होम्स। दिस कोड ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट जो भी लोग काम कर रहे हैं आइदर एज ऑर्गेनाइज वर्कर, गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर, दे गेट देम सेल्व्स रजिस्टर्ड प्रोवाइडेड वो 16 साल के हों, दे हैव कंप्लीटेड 16 ईयर्स ऑफ एज एंड आधार नंबर जो है दैट इज मैंडेटरी फॉर सच रजिस्ट्रेशन। ऐसे लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी फंड के अंदर सेपरेट अकाउंट्स बनाए जाएंगे टू इंश्योर देयर सोशल सिक्योरिटी। फर्दर अब आते हैं एपिडेमिक डिजीजेस अमेंडमेंट एक्ट पे। अब ये जो है ये कोविड रिलेटेड बिल्स हैं। एज यू ऑलरेडी नो कोविड रिलेटेड बिल्स मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ इन माय वीडियोस एंड ऑल्सो इन माय कोर्स फॉर लीगल जीके एंड करंट अफेयर्स, जहाँ पर मैं जो भी इंपॉर्टेंट बिल्स आते हैं या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस आते हैं उनको आई ऑटोमेटिकली इंक्लूड इन द कोर्स। तो अब इस एक्ट में ये बोला गया है कि कोई भी एक्ट ऑफ वायलेंस जो है वो कमिट नहीं होना चाहिए अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज़ अ हेल्थ केयर सर्विस पर्सोनल, या फिर किसी भी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग एन एपिडेमिक। फर्दर अगर कोई कॉन्ट्रवीन करता है इस एक्ट के प्रोविजंस को तो वो एक कॉग्निजेबल और एक नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा, जिसके लिए 3 मंथ से 5 years तक की पनिशमेंट प्रोवाइड करी जाएगी एंड फाइन भी लग सकता है ऑफ 50,000 up to 2 lakh rupees. Further, government has expanded the power of central government to prevent the spread of diseases, ताकि किसी भी व्हीकल का इंस्पेक्शन हो सके या ट्रैवलर्स का डिटेंशन हो सके ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन एपिडेमिक। और जिन लोगों को इस एक्ट के अंदर हुए हुए कोई भी ऑफेंस के अंडर कन्विक्ट किया जाता है, दे विल ऑल्सो बी लाइबल टू पे कॉम्पनसेशन टू द हेल्थ केयर वर्कर्स एज सच। फर्दर नेक्स्ट देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल। अब ये बिल जो है ये होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट को रिपील करता है और एक नेशनल कमीशन सेटअप करता है फॉर होम्योपैथी। अब ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी फॉर रेगुलेशन ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी हो सके, एक सेंट्रल रजिस्टर बन सके जहाँ पर होम्योपैथी और उससे रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो रिकॉर्ड किए जा सके। ये बिल जो है ये इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट को रिपील करता है और एक नेशनल कमीशन सेटअप करता है टू रेगुलेट एजुकेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। ये बिल जो है ये प्रोवाइड करता है कि मेडिकल एजुकेशन सिस्टम बन सके ताकि मेडिकल एजुकेशन रिलेटेड जो भी सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जा सके और जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करी जा सके थ्रू आउट द कंट्री। ये बिल इनकरेज करता है कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो अपने काम में लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च अडॉप्ट करें एंड ऑल्सो इस रिसर्च में कंट्रीब्यूट भी करें ताकि हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कंट्री में प्रिवेल कर सकें। फर्दर बिल प्रपोज करता है कि नीट और पीजी नेट के जो एग्जाम है वो कंडक्ट किए जा सके फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन ईच डिसिप्लिन जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एजुकेशन में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट पे। ये एक्ट जो है ये अमेंड करता है होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट को। 1973 का एक्ट जो है वो
2018 में भी अमेंड किया गया था टू प्रोवाइड फॉर सुपरसेशन ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, एंड इट वाज रिक्वायर्ड कि इस काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए विद इन 1 ईयर। दिस पीरियड वाज अमेंडेड इन 2019। इस ये जो 1 साल का पीरियड है इसको चेंज करके 2 साल का टाइम कर दिया गया था थ्रू द न्यू अमेंडमेंट इन 2019। एंड बीच में जो इंटरिम पीरियड था उस 2 ईयर का, फ्रॉम द डेट ऑफ द बिल सेंट्रल गवर्नमेंट हैड कॉन्स्टिट्यूटेड अ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो पावर्स एक्सरसाइज कर सके सेंट्रल काउंसिल की। तो अब ये जो एक्ट है ये फर्दर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उनका जो टेन्योर है उसको फर्दर 1 मोर पीरियड के लिए एक्सटेंड करता है फ्रॉम 24 अप्रैल। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट। ये एक्ट जो है ये प्रोवाइड करता है कि जो सेंट्रल काउंसिल है इंडियन मेडिसिन का, दैट विल स्टैंड सुपरसीडेड फ्रॉम 24 अप्रैल बाय अ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो अपॉइंट किए जाएंगे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो इसके रिस्पेक्ट में पावर्स एक्सरसाइज करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जैसा कि अभी होम्योपैथी के केस में भी हमने देखा, यहाँ पर भी वो चीज़ होने वाली है। देन नेक्स्ट बिल पे आते हैं। नेक्स्ट है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स अमेंडमेंट बिल 2020। तो ये बिल जो है ये सीक करता है कि जो जो सैलरी और समशरी अलाउंसेस है मिनिस्टर्स की उसको रिड्यूस कर सके बाय 30% फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, ताकि कोविड पैंडेमिक को सप्लीमेंट करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज जनरेट किए जा सके। फर्दर नेक्स्ट है सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बिल 2020। अब ये बिल जो है ये रिड्यूस करता है अलाउंसेस फॉर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ये भी सेम पर्पस के लिए है फॉर जनरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। पिछले वाले बिल में सैलरीज और समशरी अलाउंसेस को रेगुलेट किया जा रहा था, अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड ऑफिस एक्सपेंसेस को रिड्यूस किया जा रहा है। Then next, let's move on to Insolvency and Bankruptcy Code Second Amendment Bill। अब ये बिल जो आया है ये कहता है कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है वो इनिशिएट नहीं किया जा सकता अगेंस्ट अ डिफॉल्ट जो जो मार्च 2020 के बाद के 6 महीनों तक हुई है, यानी ड्यूरिंग कोविड टाइम्स जो डिफॉल्ट हुई है उन लोगों के अगेंस्ट सीआरपी जो है वो इनिशिएट नहीं किया जा सकता है। एंड ये जो पीरियड है ये फर्दर गवर्नमेंट 1 साल तक एक्सटेंड कर सकती है थ्रू अ नोटिफिकेशन इन दिस रिस्पेक्ट। ये बिल जो है ये प्रोहिबिट करता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को भी कि वो कोई भी एप्लीकेशन ना फाइल करे बिफोर द एनसीएलटी, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के सामने कोई ऐसी एप्लीकेशन ना जाए दैट आस्क्स अ डायरेक्टर और अ पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर टू कंट्रीब्यूट देयर पर्सनल एसेट्स टू द कंपनी एसेट्स। नेक्स्ट है टैक्सेशन एंड अदर लॉज के रिस्पेक्ट में जो एक्ट आया है, ये एक्ट क्या करता है, दिस एक्सटेंड्स द टाइम लिमिट फॉर कंप्लायंस और कंप्लीशन ऑफ नोटिसेस जो इशू किए जाने हैं या कोई नोटिफिकेशन कंप्लीटिंग प्रोसीडिंग्स या कोई ऑर्डर्स पास किए जाने हैं बाय एनी अथॉरिटी और ट्राइब्यूनल। फर्दर जो अपील रिप्लाईज एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स के रिस्पेक्ट में जो टाइमिंग है दैट टाइम लिमिट हैज़ बीन एक्सटेंडेड, एंड एनी इन्वेस्टमेंट और पेमेंट फॉर क्लेमिंग डिडक्शंस और अलाउंसेस अंडर द आईटी एक्ट जो है उसकी टाइम लिमिट को भी एक्सपैंड किया जा रहा है। ये जो एक्ट है ये इन टोटल 8 लेजिस्लेशंस को अमेंड कर रहा है जो यहाँ पर लिस्टेड है। फर्दर इट प्रोवाइड्स कि जो भी डोनेशन हो रही है टुवर्ड्स द पीएम्स केयर फंड उसको एज अ डिडक्शन प्रोवाइड किया जा सके एंड उसको एग्जेम्प्ट किया जा सके फ्रॉम द टैक्स परव्यू। है बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020। अब इस एक्ट का ये पर्पस है कि जो इंटरेस्ट है डिपॉजिटर्स का उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और कोऑपरेटिव बैंक्स की जो फंक्शनिंग है उसको रेगुलेट किया जा सके बाय ब्रिंगिंग कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई। अब इस बिल के अंडर इट इज रिक्वायर्ड कि आरबीआई एक स्कीम प्रिपेयर करे फॉर रिकंस्ट्रक्शन और अमेलगमेशन ऑफ अ बैंकिंग कंपनी विदाउट मेकिंग एन ऑर्डर ऑफ मॉरेटोरियम। अब ये जो लॉ है ये अप्लाई नहीं करता है टू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ या फिर वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जिनका प्रिंसिपल बिजनेस जो है दैट इज़ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट आता है एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल। ये बिल जो है ये एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को अमेंड करता है ताकि इस एक्ट को जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स हैं उनके रिस्पेक्ट में
उसके एट पार लाया जा सके। और जो सिविल मिनिस्ट्री की 3 एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी बॉडीज हैं, डीजीसीए, बीसीएएस एंड एआईबी, इनको भी स्टैट्यूटरी बॉडीज में कन्वर्ट करता है। देन लास्ट जो हम बिल यहाँ पर देख रहे हैं वो है जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट। अभी तक जम्मू एंड कश्मीर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी उर्दू एंड इंग्लिश। अब ये जो एक्ट है, दिस पुट्स कश्मीरी, डोगरी एंड हिंदी एज in the list of official languages of the यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। आई हैव ट्राइड टू डिस्कस ऑल द मेजर इंपॉर्टेंट बिल्स हेयर। इसके अलावा भी कुछ बिल्स हैं जो यू कैन रीड अबाउट देम ऑन द इंटरनेट। फर्दर, दोज हु आर ऑलरेडी enrolled for my course on legal GK and current affairs, a supplement in this respect has been added to the course, जहाँ पर सारे मॉनसून सेशन के बिल्स जो हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है।